खैर गाइस, आज के चैप्टर की शुरुआत ठीक उसी इंटेंस मोमेंट से होती है जहां यू हाउ और जू जी के बीच वो 200 आईक्यू वाला माइंड गेम चल रहा था। जू जी एकदम शांत और सीरियस होकर यू हाउ की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें मुझे ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में हम दोनों की सोच कभी एक नहीं हो सकती। सच कहूं तो मेरे अंदर अब पावर या अथॉरिटी को लेकर कोई लालच नहीं बचा है। शुरुआत में मैंने जू थियनरान का साथ सिर्फ और सिर्फ अपने बदले के लिए दिया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे अंदर की वो बदले की आग धीरे धीरे बुझ चुकी है। अब अब मेरी जिंदगी में मेरा बेटा है और एक माँ होने के नाते मुझे उसके फ्यूचर के लिए रास्ता बनाना ही होगा। जूजी की आवाज में एक अजीब सा दर्द और डिटर्मिनेशन था। वो आगे कहती है, तुमने खुद देखा है कि जू थियन रान मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करता है। पिछली बार जब छोटा युन हान बाहर था तो वो लिटरली मरते मरते बचा था। अगर तुम उसे सही सलामत वापस नहीं लाते तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे बेटे के साथ क्या होता। और बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ताकतवर बनना होगा। मुझे अपने बेटे को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाना है। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ वो जू थियनरान के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। फ्यूचर में मेरा बेटा ही इस पूरी दुनिया का असली मास्टर बनेगा और मुझे इस रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेरी जान लेना। इतना बोलकर जूजी एकदम से स्माइल करती है और कहती है, अगर तुम सच में मुझे मारने का इंटेंट रखते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बता सकती हूँ जो पूरी दुनिया पलट कर रख देगा। ये सुनकर यू हाओ एकदम स्टन रह जाता है। अपनी जान के बदले एक सीक्रेट? आखिर वो सीक्रेट है क्या? जूजी की आंखें अचानक से बहुत जेंटल हो जाती हैं। वो कहती है, ये एक ऐसा सच है जिसका तुम सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम सच में मुझे मारने के लिए तैयार होगे। जिस पल तुम मेरे सीने में अपना खंजर उतारोगे, उसी पल मैं तुम्हें वो सच बता दूंगी। यू हाओ एक बहुत ही कड़वी हंसी हंसता है। तुमने मुझे सच में पूरी तरह से पढ़ लिया है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। इसीलिए तुम इतनी चिल और शांत खड़ी हो। मैं तो तुम्हें यहाँ बंदी बनाकर भी नहीं रख सकता। लेकिन तुमने मेरा ये इंडिपेंडेंट डिमेंशन देख लिया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करके सन मून एम्पायर के अंदर ऐसी तबाही मचा सकता हूँ कि उनका पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जूजी बिना डरे जवाब देती है, तो ठीक है, ट्राई करके देख लो। चलो देखते हैं कि क्या मैं इस कॉन्टिनेंट को पहले यूनाइट करती हूँ या तुम सन मून एम्पायर को पहले तबाह करते हो। यू हाओ अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछता है, क्या तुम्हें सच में जरा सा भी डर नहीं लग रहा? ये मत भूलो कि जू थियन रान को भी एक बार मैंने ही घायल किया था। ये सुनते ही जूजी एकदम सीरियस हो जाती है। वो एक पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, यू हाव, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर सको तो शायद मैं डोलुओ कॉन्टिनेंट पर होने वाले इस इन्वेजन को काफी लंबे समय तक के लिए डीले कर सकती हूँ। क्या काम? यू हाव क्यूरियस होकर पूछता है। जूजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो पूरी सीरियसनेस के साथ कहती है, मेरी मदद करो जू थियन रान को जान से मारने में। क्या? भाई साहब, ये सुनते ही यू हाव का दिमाग लिटरली सुन्न पड़ जाता है। क्या बोल रही हो तुम? वो तुम्हारा पति है। तुम अपने ही पति का मर्डर करवाना चाहती हो? जूजी एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक हंसी हंसती है। पति? वो मेरा पति कभी था ही नहीं और ना ही मैं कभी उसकी पत्नी थी। उसकी नज़रों में मैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल हूं, एक हथियार जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। या यूं कहूं कि उसके आसपास मौजूद हर एक इंसान उसके लिए सिर्फ एक मोहरा है, और इसमें मेरा बेटा भी शामिल है। शुरू शुरू में मुझे उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स थीं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। लेकिन जिस दिन उसने मेरे बेटे को मरने के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया ना, उसी दिन मेरे दिल से उसके लिए सारा एहसान और फीलिंग्स खत्म हो गईं। बहुत जल्द मुझे उसे जान से मारना ही होगा, क्योंकि मेरा बेटा तभी इस एम्पायर के सिंहासन पर बैठ सकता है जब जू थियन रान इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसकी मौत के साथ ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। जूजी आगे एक्सप्लेन करती है, इसीलिए डोलुओ कॉन्टिनेंट पर हमले को रोकने के लिए तुम्हें जू थियन रान को मारना ही होगा। अगर वो मर गया तभी मेरे पास इतनी आज़ादी होगी कि मैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी को वापस बुला सकूं। और ऑब्वियसली उसके मरने के बाद मुझे होली गोस्ट चर्च के खूंखार लोगों से भी निपटना होगा। यही वजह है कि मैं कुछ समय के लिए इस कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने का प्लान ड्रॉप कर दूंगी। तो बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम जू थियन रान को मार देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि अगले 10 सालों तक जंग नहीं होगी।
इन 10 सालों में तुम स्टार लो और डोलिंग एम्पायर्स को डेवलप होने का पूरा मौका दे सकते हो। देखते हैं कि क्या वो 10 सालों में सन मून एम्पायर के लेवल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ये दुनिया पहले की तरह 3 हिस्सों में ही बटी रहेगी। गाइज यू हाउ इस वक्त जूजी को ऐसे घूर रहा था मानो वो उसे जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। वो बंदी जिसने हमेशा जू थियनरान का साथ दिया, आज वो खुद उसे मरवाना चाहती थी। यू हाउ को ऐसा फील हो रहा था कि जूजी सिर्फ और सिर्फ तब जेन्युइन होती है जब बात उसके बेटे की आती है। जूजी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी बन जाओगी, भारी मन से यू हाउ कहता है। चाहे कुछ भी हो, जू थियनरान तुम्हारा पति है। भले ही मैं दिल से चाहता हूं कि वो मर जाए, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड इंसान बन जाओ। और इसके बाद जो सच जूजी बताती है, उसने लिटरली पूरे फैंडम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जूजी एक बहुत ही दर्दनाक हंसी के साथ कहती है, मेरे बेटे का पति? अगर वो सच में उसका पति होता तो क्या वो अपने ही खून को मरने के लिए छोड़ देता? माना कि मैं कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर भी खून और मांस है। मैं एक असली औरत हूं। लेकिन जू थियनरान कोई असली मर्द नहीं है। गाइज, ये लाइन पढ़कर तो सबके तोते उड़ गए थे। जूजी आगे कहती है, जब उसके खुद के सगे छोटे भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया था ना, तो उसने सिर्फ अपने पैर नहीं खोए थे, उसने अपनी मर्दानगी भी खो दी थी। मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसका जू थियनरान से खून का कोई रिश्ता नहीं है। अपने सिंहासन को बचाने और एक वारिस पैदा करने के लिए उसने मुझे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट होने पर मजबूर किया था। क्या तुम्हें यह पता था? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैंने इन सालों में कितना दर्द और टॉर्चर सहा है? ये बोलते बोलते जूजी की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। वो बुरी तरह से कांप रही थी और हमारा यू हाव एकदम डेज में चला गया था। उसे इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। जू थियनरान और जूजी सिर्फ नाम के पति पत्नी थे। सन मून एम्पायर के एम्परर ने अपनी पत्नी को किसी और के स्पर्म से प्रेग्नेंट होने पर मजबूर किया था। ये पूरे एम्पायर का सबसे बड़ा और खौफनाक सीक्रेट था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो जू थियनरान और जूजी दोनों की जिंदगियां उसी वक्त खत्म हो जाती। यू हाव को फाइनली समझ आ गया था कि आखिर जूजी उस इंसान से इतनी नफरत क्यों करती है। एक औरत के लिए इससे ज्यादा क्रूर और भयानक बात क्या ही हो सकती है। यू हाव का बिल फिसल जाता है। आई एम सॉरी जूजी, मुझे मुझे ये सब नहीं पता था। जूजी कुछ कदम आगे बढ़ाती है और बिल को यू हाव के चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उन दोनों के बीच अब मुश्किल से 30 सेंटीमीटर का फासला था। वो कहती है, मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं जू थियनरान से नफरत करती हूं, लेकिन मैं अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती हूं। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो उसे मारने में मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हें मेरे छोटे युन हान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हें किसी और चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अगले 10 सालों तक इस जंग को रोक कर रखूंगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? यूहाव अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रेस और मूव हो चुका था। 10 साल। स्टार लुओ और डोलिंग एम्पायर्स 10 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे। माना कि सोल टूल्स के मामले में गैप बहुत बड़ा था, लेकिन 10 साल का टाइम काफी होता है। और 10 साल बाद यूहाव खुद भी इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अकेले ही पूरी जंग का रुख पलट सके। लेकिन मामला बहुत सीरियस था। यूहाव हेजिटेट करते हुए कहता है, मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। जूजी सिर हिलाती है, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं, और तुम टेंशन मत लो, मैं श्रेक सिटी पर कभी असली हमला नहीं करूंगी। तुमने मुझे बताया था ना कि वो तुम्हारा घर है। भला मैं तुम्हारे घर को कैसे तबाह कर सकती हूं? यूहाव तुरंत पूछता है, तो फिर तुम्हारा असली इरादा क्या है? अगर तुम श्रेक पर हमला नहीं करना चाहती तो तुम अपनी आर्मी लेकर यहां क्यों आई हो? क्या तुम्हारा असली टारगेट डोलिंग है या स्टार लुओ एम्पायर? जूजी उसे देखकर बस एक हल्की सी स्माइल देती है, पर कुछ बोलती नहीं। यूहाव स्ट्रिक्ट होकर कहता है, मेरे सवाल का जवाब दो और मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जूजी एक लंबी सांस छोड़कर कहती है, अगर मैं तुम्हें जवाब दे भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं वादा करूं कि मैं श्रेक पर हमला नहीं करूंगी, तो क्या अकेडमी वाले तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? और अगर वो यकीन कर भी लें तो क्या तुम अपनी अकेडमी की सेफ्टी के साथ रिस्क लोगे? यूहाव अपनी भौहें सिकोड़ता है, मतलब तुमने पहले से ही सब कुछ एकदम परफेक्टली कैलकुलेट कर रखा है। जुजी खिलखिलाकर हंसने लगती है। हाँ, क्या मैं चालाक नहीं हूं? लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं। अगर मैं स्मार्ट होती तो मैं तुम्हें उस वक्त अपने हाथों से जाने नहीं देती। और अगर ऐसा होता तो आज तुम्हारी जिंदगी में कोई वोंग डोंगर नहीं होती। ये नाम सुनते ही यूहाव तुरंत अपना चेहरा घुमा लेता है। वो जुजी की उन पैशनेट आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था।
वो एक आह भरते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जूजी हंसते हुए एक कदम और आगे बढ़ाती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ही जाऊंगी। यूहाओ सबकॉन्शियसली आधा कदम पीछे हटता है और अपना हाथ जूजी के कंधे पर रखकर उसे थोड़ा दूर यानी आर्म्स लेंथ पर रखता है। क्या वो क्या वो सच में इतनी अच्छी है? जूजी यूहाओ की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछती है। यूहाओ चुपचाप उसे देखता रहता है पर कुछ बोलता नहीं। जब वो श्रेक सिटी में पढ़ रहा था तब उसे पता ही नहीं था कि वोंग डोंगर असल में एक लड़की है। अगर उसे ये बात पहले से पता होती तो वो कभी अपने दिल में किसी और को जगह नहीं देता। यूहाओ की फीलिंग्स जूजी के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीं। ये सच था कि जूजी वो पहली लड़की थी जिसने उसके दिल में जगह बनाई थी, लेकिन उसे तब वो फीलिंग समझ नहीं आई थी। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसके दिल में जो असली तड़प थी वो सिर्फ और सिर्फ डोंगर के लिए थी। समय बदल चुका था। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसे झूठ भी नहीं बोल सकता था। जूजी कुछ देर उसे शांति से देखती रहती है और फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। यूहाओ, मैं बस यही चाहती हूं कि तुम हमेशा याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ दो ही इंसान ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पहला मेरा बेटा और दूसरे तुम। ये सुनकर यूहाओ अंदर से थोड़ा सा हिल जाता है। उसके स्पिरिचुअल लेवल की वजह से वो साफ साफ फील कर सकता था कि जुजी की बातों में कोई झूठ नहीं था, वो एकदम प्योर इमोशंस थे। यूहाओ धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, मैं सच में कभी बैटलफील्ड पर तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता। कम से कम हम अभी भी दोस्त तो हैं। जुजी आंसुओं के बीच पूछती है, क्या तुम मुझे एक हक दे सकते हो? यूहाओ एक पल के लिए हेजिटेट करता है, फिर वो अपनी बाहें खोलता है और उसे बहुत ही जेंटली गले लगा लेता है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा करीब नहीं खींचता। जुजी उसे खुद से दूर धकेलती है और कहती है, तुम सच में बहुत पेट्रोनाइजिंग हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और इतना बोलकर वो अचानक से मुड़ती है और भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। यूहाओ भी तुरंत उसके पीछे बाहर आता है। बेस के बाहर खड़ी होकर जुजी दूर दूर तक फैले उस बंजर और अजीब से डेमी प्लेन को देखने लगती है, जहां कोई हरियाली या जिंदगी का नामो निशान नहीं था। ये जगह सच में बहुत मैजिकल है, जुजी कहती है। मुझे नहीं पता कि ऐसी जगह एग्जिस्ट भी कैसे करती है, और मुझे पता है तुम मुझे कुछ बताओगे भी नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं। बस मुझे वापस भेज दो। मेरे वापस जाने के बाद मैं फिर से वॉर गॉड एम्प्रेस बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जो भी तुमसे कहा वो सारी बातें अभी भी वैलिड हैं। ठीक है। यूहाओ ने एक हल्की सांस ली। उसने बिना कोई मंत्र पढ़े अपने पीछे एक पिच ब्लैक डायमेंशनल डोर खोला। उसने अपने एक हाथ से जुजी का कंधा पकड़ा और अगले ही पल दोनों की फिगर्स फ्लैश हुई और वो उस थ्रेशहोल्ड को पार करके वहां से गायब हो गए। यूहाओ फाइनली हार मानकर अपना वो विशाल पिच ब्लैक डायमेंशनल डोर खोलता है और जुजी को वापस उसके टेंट में लेकर आता है। लाइट एक बार फिर से बदलती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। टेंट में वापस आते ही जुजी पीछे मुड़कर उस मिस्टिकल नज़ारे और उस काले दरवाजे को आखिरी बार देखती है। सच कहूं तो अंदर ही अंदर वो अभी भी उस एक्सपीरियंस से थोड़ी सी स्टार्टल्ड थी। वो एकदम जेंटल और सॉफ्ट आवाज़ में पूछती है, तो यही वो तुम्हारा सबसे गहरा सीक्रेट है जो आज तक तुम पूरी दुनिया से छुपाते आ रहे थे? यूहाओ इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप उसे घूरता रहता है। इस वक्त यूहाओ के दिमाग और दिल में इतने सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस चल रहे थे कि वो लिटरली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जुजी अपनी वो कैप्टिवेटिंग स्माइल देते हुए आगे कहती है, तुम सच में आज भी बहुत ज़्यादा दयालु हो। अभी तुम्हारे पास मुझे जान से मारने का या कम से कम मुझे हमेशा के लिए बंदी बनाने का एक बहुत ही परफेक्ट मौका था। सच कहूं तो कुछ देर पहले मैंने जो भी कहा वो पूरी तरह से सच नहीं था। अगर मैं गायब हो जाती तो हो सकता था कि मेरी आर्मी गुस्से में आकर श्रेक सिटी पर सीधा हमला कर देती, लेकिन तुम्हारे पास जो ताकत है उसके दम पर तुम लोग हमारे उस हमले को सर्वाइव तो कर ही लेते। अगर तुम लोग हमारी पहली वेव को रोक लेते तो तुम्हारे पास हमें हराने का एक बहुत अच्छा चांस था, लेकिन तुमने अपनी दया की वजह से ये चांस हमेशा के लिए अपने हाथों से गंवा दिया है। अब जब मैं वापस यहाँ अपने बेस में आ चुकी हूँ तो तुम चाहकर भी मुझे दोबारा कभी नहीं पकड़ पाओगे, जब तक कि मैं खुद न चाहूँ। मुझे पता है। यूहाओ ने गहरी और ठंडी सांस ली। ये सुनकर जुजी की आंखें डिसबिलीफ से बड़ी हो जाती हैं। वो एकदम शॉक में पूछती है, अगर तुम्हें ये सब पता था तो फिर तुमने मुझे वापस क्यों भेजा? यूहाओ धीरे से अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सच में बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, लेकिन मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में कभी भी मेरी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करोगी। और हाँ, तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी दिन नौबत आ गई और मुझे सच में तुम्हें मारना पड़ा तो याद रखना, तुम मुझसे कभी भी बचकर भाग नहीं पाओगी।
यूहाओ की इन डरावनी और थ्रेटनिंग बातों का जुजी पर लिटरली रत्ती भर भी असर नहीं होता। उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्लाई स्माइल आ जाती है, मानो वो यूहाओ की बातों का मजाक उड़ा रही हो। वो कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही सच में कैपेबिलिटी है तो तुम्हें सबसे पहले जाकर उस इंसान यानी कि एक्स तियान तरान को मारना चाहिए। अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमारे उस 10 साल वाले अग्रीमेंट को पूरी तरह से मानूंगी। ये सुनकर यूहाओ अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों थॉट्स दौड़ने लगते हैं। उसे बहुत अच्छे से पता था कि जुजी को मारना उसके खुद के उसूलों और कॉन्शियंस के खिलाफ था, लेकिन एक्स तियान तरान को मारने में उसे रत्ती भर भी साइकोलॉजिकल बैरियर फील नहीं होता। लेकिन सवाल ये था कि क्या उस एम्परर को मारना इतना आसान था? यूहाओ को रियलिटी बहुत अच्छे से पता थी। एक्स तियान तरान को मारने का सीधा सा मतलब था रेडिएंट सिटी के अंदर घुसकर पूरी की पूरी इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड से अकेले टक्कर लेना। मैं चलता हूँ। यूहाओ बस इतना बोलता है, अपना हाथ हवा में वेव करता है और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में फेड होने लगता है। ये देखकर जूजी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो अचानक से बोल पड़ती है, रुको, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा असली टारगेट कौन है। हाँ? यूहाओ, जो लिटरली टेंट से बाहर निकलने ही वाला था, वो अचानक से रुक जाता है और वापस अपीयर हो जाता है। वो मुड़कर एकदम शॉक और डिसबिलीफ के साथ जूजी को घूरने लगता है। जूजी अपनी जगह से उठती है और धीरे धीरे चलकर यूहाओ के एकदम करीब आ जाती है। यूहाओ, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका और ये सीक्रेट बताने का वादा किया क्योंकि मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें बस एक आखिरी बार जी भरकर देखना चाहती थी। भाई साहब, ये बातें सुनकर यूहाओ लिटरली सन्न रह जाता है। जैसे ही वो जूजी के उस डीप अफेक्शन और प्यार को महसूस करता है, उसका पूरा का पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो बंदी सच में उसके दिमाग से खेल रही थी। जूजी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मेरा असली टारगेट डू लिंग एम्पायर है। मुझे पता है कि तुमने शायद पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। तुम बस इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थे कि तुम्हारा गैस सही है या नहीं, बस इतनी सी बात है। यूहाओ उसे घूरता हुए धीरे से अपना सिर हिलाता है। इसके बाद उसका शरीर एक बार फिर से फ्लिकर होता है और वो फाइनली वहां से पूरी तरह गायब हो जाता है। जूजी वहीं टेंट में खड़ी रहती है और उसके चेहरे पर वो फेंट स्माइल अभी भी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यूहाओ अभी भी वहीं उसके सामने खड़ा हो। काफी देर तक वो ऐसे ही खड़ी रहती है, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है। वो वापस से अपनी उसी प्रोफेशनल और खूंखार वॉर गॉड एम्प्रेस वाले मोड में आ जाती है। वो जाकर अपनी कमांडर वाली सीट पर बैठती है, अपने उस स्पिरिचुअल बैरियर को वापस से रीएक्टिवेट करती है और अपने अगले खौफनाक प्लान्स के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टेंट से निकलने के बाद यूहाओ सीधा रॉकेट की स्पीड से आसमान की तरफ उड़ जाता है। नीचे सन मून एम्पायर के जितने भी सर्वेलेंस सोल टूल्स लगे हुए थे, उनका एक एक डिटेक्शन वेव यूहाओ के इमिटेशन स्किल से लिटरली बेवकूफ़ बन रहा था। किसी भी मशीन को भनक तक नहीं लगी कि उनके सिर के ऊपर से क्या गुजर गया। यूहाओ तब तक नहीं रुका जब तक वो हवा में 5000 मीटर की ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो नीचे देखता है, सन मून एम्पायर का वो विशाल मिलिट्री कैंप अब एक छोटे से डॉट जैसा लग रहा था। यूहाओ अंदर ही अंदर खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन नहीं थी कि वो जूजी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सके। भले ही जूजी उसके सामने एकदम प्यार से और जेंटल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन यूहाओ बहुत अच्छे से समझ चुका था कि वो बंदी कितनी ज्यादा डरावनी और स्कैरी है। शुरू से लेकर आखिर तक उस पूरी कॉन्वर्सेशन में यूहाओ एक बार भी इनिशिएटिव नहीं ले पाया। जूजी ने बहुत ही डेलिकेट तरीके से यूहाओ के दिल की हर एक कमजोरी का फायदा उठाया था। एक ऐसी मास्टरमाइंड औरत को अपने दुश्मन के कमांडर के रूप में देखना सच में रूह कंपा देने वाली बात थी। आखिर उसे वॉर गॉड एम्प्रेस ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है। यूहाओ को फील होता है कि जूजी के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने लिटरली सच बोलकर ही उसे फंसा लिया था। उसने सिचुएशन का ऐसा रिग्रेस और 200 आईक्यू वाला एनालिसिस दिया था कि यूहाओ को मजबूरन उसे बंदी बनाने का अपना सारा आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। खुद सोचो, अगर जूजी गायब हो जाती तो वो पूरी की पूरी आर्मी होली गोस्ट चर्च के खूंखार इविल मास्टर्स के कंट्रोल में आ जाती। एक शांत और कैलकुलेटेड जूजी को हैंडल करना फिर भी आसान था, लेकिन एक एनरेज्ड और पागलों वाली आर्मी को रोकना श्रेक सिटी के लिए एक मौत का फरमान साबित होता। और सबसे बड़ी बात, जूजी बहुत अच्छे से जानती थी कि यूहाओ के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे पता था कि यूहाओ की लिमिट्स कहाँ है। उसने अपना बैरियर हटाया, अपने डिफेंसेस नीचे किए और वो जानती थी कि ऐसा करने के बाद यूहाओ उस पर कभी हमला नहीं करेगा।
खैर, हवा में कुछ देर सोचने के बाद यूहाव फाइनली वापस श्रेक एकेडमी की तरफ पूरी स्पीड से उड़ पड़ता है। जैसा कि एल्डर ज्वेन ने कहा था, अब जब वो एकेडमी के एल्डर्स को कन्विंस नहीं कर पाया है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जूजी के ऑपरेशंस को किसी भी कीमत पर रोकना। श्रेक सिटी वापस पहुंचते ही यूहाव सीधा मिलिट्री ड्रिल ग्राउंड की तरफ जाता है। वहां जाकर वो अपना स्पेक्ट्रल गेट खोलता है और अपने डेमी प्लेन के अंदर से उन तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को आज़ाद कर देता है। और भाई साहब, वो लोग खाली हाथ वापस नहीं आए थे। वो अपने साथ सन मून एम्पायर से लूटे गए रिसोर्सेज और राशन का एक बहुत ही विशाल पहाड़ लेकर आए थे। ये रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे कि श्रेक सिटी अब शहर के अंदर कई सारे सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज आसानी से सेटअप कर सकता था। इन तीनों लीजेंड्स के आने से श्रेक सिटी के डिफेंसेस में एक ट्रिमेंडस लेवल का बूस्ट आ गया था। अब वो सन मून एम्पायर के किसी भी ऑल आउट अटैक को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड ऑफ कर सकते थे। ये सब काम खत्म करते करते सुबह का सूरज निकल आता है। यूहाव सीधा टैंक सेंट की तरफ निकलता है। उसने पहले ही लीजेंड्स के लीडर्स को ऑर्डर दे दिया था कि वो अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट सीधा एकेडमी को सबमिट कर दें। जब यूहाव टैंक सेंट पहुंचता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। बेबे और हमारी अपनी टांग वुटोंग फाइनली वापस आ चुके थे। ये सुनते ही यूहाव पागलों की तरह भागता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ जाता है जहां वुटोंग सो रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। वुटोंग, कैसा रहा सब? यूहाव एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाता है। भले ही अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी, लेकिन वुटोंग की नींद तुरंत खुल जाती है और वो अपने बिस्तर से छलांग मारकर सीधा यूहाव के गले लग जाती है। गाइज, इसी को कहते हैं एक टाइटल डो लुओ का इनसेन रिएक्शन टाइम। वापस आने के बाद वुटोंग ने बाकी लोगों से यूहाव के बारे में सुन लिया था। भले ही बाकियों को पूरी बात ना पता हो, लेकिन वुटोंग के लिए ये गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि उसके पीछे से यूहाव ने क्या कांड किया होगा। उसे बहुत अच्छे से पता था कि यूहाव ने जानबूझकर उसे डूलिंग एम्पायर भेजा था ताकि वो उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। अगर वुटोंग वहां होती तो वो कभी भी यूहाव को इस क्रिटिकल टाइम पर यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक जैसी जानलेवा चीज से ब्रेक थ्रू करने नहीं देती। लेकिन गाइज, जैसे ही वुटोंग यूहाव को कसकर गले लगाती है, तभी एक बहुत ही खौफनाक चीज होती है। बैंग! भाई साहब, वो सील, गॉड रेल्म से आया हुआ वो खौफनाक सील। भले ही वुटोंग ने यूहाव को गले लगाया था, लेकिन उस सील ने यूहाव को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उस सील से इतनी पावरफुल फोर्स निकलती है कि वो लिटरली यूहाव को वुटोंग से दूर धकेलती है और हवा में उछालकर सीधा कमरे की दीवार पर दे मारती है। यूहाव दीवार से टकराकर एकदम स्लाइड करता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके फ्यूचर फादर इन लॉ यानी कि टांग सान का वो सील कितना ज्यादा ओपी है। लिटरली वो सील यूहाव की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी पावर को एडजस्ट कर रहा था। मतलब भाई, बंदे ने येन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से दो कोर बना लिए, लिटरली गॉड लेवल की तरफ बढ़ रहा है, खुद अल्टीमेट डो लुओ से बचकर भाग सकता है, लेकिन अपने ससुर जी के सील के सामने आज भी इसकी औकात एक मच्छर जितनी ही है। दीवार से टकराने के बाद यूहाव की हड्डियां दर्द कर रही थीं। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिर मेरा ससुर है कितना ताकतवर। मुझे लगा था कि अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूं, आराम से अपनी वुटोंग को गले लगा पाऊंगा, लेकिन यहां तो गेम ही अलग चल रहा है। वुटोंग एक ठंडी ग्रंट मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए गले लगाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, लेकिन तुम सच में पटके जाने के ही लायक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से ये खतरनाक ब्रेक थ्रू ट्राई करने की? क्या तुमने एक बार भी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा कि अगर मैं फेल हो जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये बोलते बोलते वुटोंग की आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें आंसू भर आते हैं। इसके बाद वुटोंग अपनी नाक सिकोड़ती है और भागकर यूहाव के एकदम करीब आती है। वो उसे पकड़ती है और अचानक से उसके शरीर को सूंघने लगती है। ओह शिट! यूहाव के पसीने छूट जाते हैं। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर इस घबराहट को बिल्कुल शो नहीं होने देता। एक्सप्लेन करो। वुटोंग एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी हंसी के साथ कहती है। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने के सामने फोल्ड कर लिए थे। यूहा उसकी वायलेट आंखों के अंदर एक धधकता हुआ गुस्सा साफ देख सकता था। यूहाव के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक जाती है। वो बात को घुमाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, अरे क्या हम किसी सीरियस मैटर पर बात नहीं कर रहे थे? तुम्हारा डूलिंग एम्पायर का मिशन कैसा रहा? क्या कोई खबर है? क्या उन्होंने तुम्हारी बात सुनी? क्या तुम हेवनली सन डोलुआ से मिल पाई? वुटोंग अपना मुंह फुलाकर कहती है, हाँ, मैं हेवनली सन डोलुआ से मिली थी और मैंने तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दिया, लेकिन यह साफ था कि उन्हें मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं हुआ।
इनफैक्ट डूलिंग एम्पायर की इलीट ट्रूप्स पहले ही श्रेक सिटी के लिए निकल चुकी हैं। वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने अपनी 4 सोल मास्टर लीजन्स और 200 ट्रूप्स को यहाँ भेज दिया था। ये सुनते ही यूहाओ लिटरली अपना हाथ अपने माथे पर मार लेता है और चिल्लाता है, ओह शिट! तो ये बात है, जूजी असल में डूलिंग एम्पायर पर हमला करने का प्लान बना रही है। गाइज, ये 200 आईक्यू मूव था। जूजी ने जानबूझकर ऐसा सिचुएशन बनाया कि डूलिंग अपनी मेन आर्मी श्रेक भेज दे, जिससे उनका खुद का घर एकदम खाली और डिफेंसलेस हो जाए। ये सुनकर वूटोंग के चेहरे पर भी एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने असली मुद्दे पर आती है और पूछती है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हारे शरीर से ये परफ्यूम की महक कहाँ से आ रही है? यूहाओ एक लंबी आह भरता है, अपना सिर झुकाता है और लिटरली तोते की तरह सब कुछ सच सच उगलने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो जूजी को किडनैप करने गया था, लेकिन उसने अपनी बातों से उसे ही फंसा दिया। यूहाओ वूटोंग से कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वूटोंग की वो बड़ी बड़ी गोल आंखें लिटरली उसके सारे झूठ पकड़ सकती थीं। और वैसे भी यूहाओ को नहीं लगता था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। लेकिन भाई साहब, ये एक्सप्लेनेशन सुनकर वूटोंग का गुस्सा और भी ज्यादा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो मतलब उसने तुम्हें हक करने को बोला और तुम मान गए? यूहाओ डिफेंसिव होकर कहता है, अरे मैंने बस उसके कंधों को बहुत ही हल्के से पकड़ा था। फिर भी तुमने गलत किया। यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लड़कियां जेलस होने के बाद इतनी अनरीजनेबल कैसे हो जाती हैं। यूहाओ भड़क कर कहता है, हाँ तो क्या हुआ अगर मैं अनरीजनेबल हूं? जाओ उसी के पास चले जाओ अगर तुम्हें इतना ही शौक है। किसे पता, शायद वो तुमसे शादी करने का वादा कर दो तो वो अपनी ट्रूप्स वापस बुला ले। इनफैक्ट शायद वो एक्सटियान रैन को भी गद्दी से हटा दे। ऐसा करके तुम हम सबकी जान जो बचा लोगे। यूहाओ फाइनली हार मान लेता है और एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, ठीक है बाबा, मेरी गलती थी। अगली बार जब भी मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं पक्का तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी। वूटोंग उसे एकदम कोल्ड और खूंखार नजरों से घूरते हुए कहती है, मुझे सजा मिलेगी? यार, मैंने अभी अपनी गलती मान तो ली। यूहाओ एकदम मासूम और इनोसेंट आंखों से उसे देखने लगता है। और तभी वूटोंग अचानक से एक शेरनी की तरह यूहाओ के ऊपर झपट पड़ती है और उसे एक बहुत ही डीप और इंटेंस किस कर लेती है। यूहाओ की आंखें शौक के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। एक बहुत ही वार्म और ब्यूटीफुल सी सेंसेशन सीधा उसके दिमाग तक पहुंचती है और उसका दिमाग एक बार फिर से पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। इस बार तो उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट वाले दोनों सोल कोर्स भी एकदम पावरलेस फील कर रहे थे। लेकिन गाइस, इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप सब जानते ही हैं। ससुर जी का सील, बैंग! बिना किसी वार्निंग के वो सील एक बार फिर से एक्टिवेट होता है और हमारा बेचारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार पर जाकर चिपक जाता है। यूहाओ एक बार फिर से दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर स्लाइड कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस बार उसे कोई दर्द या फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हो रहा था। उल्टा उसे अंदर ही अंदर एक बहुत ही ब्लिसफुल और खुशी वाली फीलिंग आ रही थी। आखिरकार उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट वाले सेकंड सोल कोर अपना असली जलवा दिखा रहे थे। सील की वजह से उसे जो भी दर्द हुआ था वो पलक झपकते ही गायब हो गया। यूहा मन ही मन सोच रहा था, भाई अगर मुझे इसके बदले हर बार ऐसे ही किस मिलने वाली है तो मुझे ये दर्द रोज मंजूर है। लिटरली ड्रैगन पिल अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी और मजबूत हो गई थी कि अब उसे ससुर जी के इस सील से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। ही, मेरे होने वाले ससुर जी, चलिए देखते हैं कि आपका ये सील मुझे और कितनी बार रोक पाता है। यूहाओ ने अपना बैलेंस वापस बनाया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वूटोंग की तरफ देखकर एक बहुत ही चीकी और शरारती स्माइल दी। वूटोंग तुरंत समझ गई कि इस लौंडे के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? उसने वार्निंग देते हुए पूछा। दांत निकालते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि क्योंकि तुम कुछ देर पहले मुझे सजा देना चाहती थी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और सजा डिजर्व करता हूँ। इससे पहले कि वूटोंग कुछ समझ पाती, यूहाओ एक शेर की तरह सीधा उसकी तरफ झपट पड़ता है। वूटोंग ने तुरंत बचने की कोशिश की, लेकिन भाई यूहाओ का स्पिरिचुअल डिटेक्शन ऑन था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि वूटोंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, यूहाओ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और सीधा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वूटोंग पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को छुड़ा सके, लेकिन अगले ही सेकंड बैंग!
लो भाई, ससुर जी का सील फिर से एक्टिवेट हो गया और एक बार फिर से वो खौफनाक फोर्स यूहाओ को हवा में उछाल देती है। उस पावरफुल से सील ने उसे दोबारा सजा दे दी थी, लेकिन इस बार यूहाओ जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में छलांग मारता है और पागलों की तरह दोबारा वूटोंग की तरफ झपटता है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, मुझे और ज्यादा कड़ी सजा चाहिए। नहीं, वूटोंग को अब समझ आ गया था कि ये लौंडा पागल हो चुका है। उसने तुरंत अपना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन लेफ्ट लेग बोन एक्टिवेट किया और वहां से फ्लिकर करके गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे के दूसरे कोने में वापस अपीयर होने वाली थी, उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक बहुत ही स्लाई और शातिर स्माइल के साथ एक बंदा खड़ा है, और वो कोई और नहीं बल्कि यूहाओ था। अब देखो, उन दोनों के पास सेम सोल स्किल्स थीं और उन्होंने पास्ट में अपने सोल मास्टर्स को फ्यूज भी किया था। लेकिन अपना सेकंड सोल कोर मिलने के बाद यूहाओ की स्पेशल पावर पर मास्टरी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन और स्पेस एनर्जी की सेंसिटिविटी का यूज करके उसने एकदम एक्यूरेटली पता लगा लिया था कि वूटोंग कहाँ टेलीपोर्ट होने वाली है। वूटोंग को लगा कि अब यूहाओ उसे दोबारा जबरदस्ती किस करेगा, लेकिन अचानक से यूहाओ एकदम उसके सामने रुक जाता है। उसके दोनों कंधे पकड़कर सीरियस टोन में कहता है, बस वूटोंग, आज के लिए सजा यहीं खत्म करते हैं। मुझे जूजी से खबर मिली है कि वो डूलिंग एम्पायर पर हमला करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अकेडमी के एल्डर्स को उसके इस प्लान के बारे में कन्विंस नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास अब खुद वहां जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्या एल्डर सीनियर ब्रदर वापस आ गए हैं? वूटोंग भी सीरियस होकर जवाब देती है, हाँ वो वापस आ चुके हैं। मैंने सुना है कि स्टारलो एम्पायर वाले हमारी बात समझने को ज़्यादा तैयार थे। उन्होंने भले ही अपनी कुछ ट्रूप्स यहाँ श्रेक सिटी भेजी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुछ इलीट ट्रूप्स को अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए वहीं रोक लिया है। यूहाओ कहता है, अब हम इस बात की परवाह नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाले हैं। निकलने से पहले मैं जाकर सीनियर ब्रदर बेबेई से मिल लेता हूँ। हमें तुरंत डोलिंग एम्पायर निकलना होगा ताकि हम सनमून एम्पायर को उन पर हमला करने से रोक सकें। जूजी अपने साथ बहुत ज़्यादा ट्रूप्स लेकर नहीं जाएगी क्योंकि उसे मेन बैटलफील्ड पर भी अपनी ताकत बनाए रखनी है और हमें बेवकूफ़ भी बनाना है। वो पक्का अपने सोल इंजीनियर लीजेंड्स को भेजकर डोलिंग एम्पायर के सबसे कमज़ोर पॉइंट पर हमला करेगी। वूटोंग सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, तुम जाकर सीनियर ब्रदर से मिल लो, तब तक मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ और उसके तुरंत बाद हम निकल पड़ेंगे। ओके। यूहाओ बोलकर मुड़ता है और कमरे से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक रुकता है, मुड़कर बहुत ही प्यार से वूटोंग को देखता है और एकदम जेंटल आवाज में पूछता है, क्या तुम थक गई हो? वूटोंग प्यार से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ थोड़ा बहुत थकना भी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे वादा करो कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो तुम दोबारा कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तो मैं कितनी डरी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि वापस आने पर शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने सुना है कि मेरे पीठ पीछे खुद डीतियान तुम्हारे पीछे पड़ गया था। यूहाओ प्यार से अपना हाथ वूटोंग के लंबे वायलेट बालों पर फेरता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं दोबारा कभी ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। और वैसे भी अभी डीतियान अपनी खुद की मुसीबतों में फंसा हुआ है, वो फ्यूचर में मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। अपने ब्रेक थ्रू के दौरान मैं फाइनली अपने शरीर से डीतियान के उस रिवर्स स्केल को निकालने में कामयाब हो गया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। इसके बाद यूहाओ कमरे से निकलता है और सीधा बेबई से मिलने जाता है। वो बेबई से सिर्फ स्टारलो एम्पायर की न्यूज़ लेने नहीं जा रहा था, बल्कि वो टांगिया की कंडीशन भी चेक करना चाहता था। अब क्योंकि टांगिया की रिकवरी शुरू हो चुकी थी, तो उसका अपना ब्लू सिल्वर मार्शल सोल भी वापस अवेकन हो रहा था। लेकिन वो अभी तक ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ पूरी तरह से फ्यूज़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो अभी तक रैंक 90 पर नहीं पहुंची थी। यूहाओ के लिए ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने ही टांगिया से वो लाइफ गार्डियन स्वॉर्ड वापस ली थी। सीनियर ब्रदर, यूहाओ बेबे के कमरे के बाहर पहुंचता है। उसने जानबूझकर अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन ऑन नहीं की थी, क्योंकि ये बेबे और टांगिया की प्राइवेसी में दखल देना होता। लिटिल जूनियर ब्रदर, बेबे की आवाज़ आती है और इसके तुरंत बाद यूहाओ को कमरे के अंदर किसी के कपड़े पहनने की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर एक लड़की के डिससैटिस्फाइड ग्रंट की आवाज़ आती है। ये साफ था कि अंदर कोई इस डिस्टर्बेंस से बिल्कुल खुश नहीं था। थोड़ी ही देर में बेबे कमरे से बाहर आता है। वो लिटरली जरा सा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यूहाओ थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए पूछता है, सीनियर ब्रदर, टीचर शाओ या कैसी हैं? वेल, वो बहुत अच्छी हैं।
बेबई भी एकदम ऑकवर्ड तरीके से हकलाते हुए जवाब देता है। यूहाओ बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अंदर क्या चल रहा था। उसे अचानक से अपने और वूटोंग के सिचुएशन पर बहुत दया आने लगी। वो मन ही मन रोते हुए सोचता है, मेरे प्यारे होने वाले ससुर जी, आखिर आप कब हमारे सामने आएंगे और हमें बख्शेंगे। बेबई बात बदलते हुए कहता है, मैंने स्टारलो एम्पायर में व्हाइट टाइगर ड्यूक से बात की थी। तुम्हारी एनालिसिस सुनने के बाद वो भी हमारी बातों से अग्री कर रहे थे, लेकिन उनका मानना है कि श्रेक सिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने अपनी कुछ ट्रूप्स यहाँ भेज दी हैं और बाकी अपनी हिफाजत के लिए रख ली हैं। सच कहूं तो स्टारलो एम्पायर काफी ताकतवर है। सनमून एम्पायर उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। उन्होंने तुम्हें अपना रिगार्ड्स भी भेजा है। मैंने उन्हें बताया कि हमने कैसे अंदर घुसकर सनमून एम्पायर पर हमला किया था, तो उन्होंने कहा कि वो भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। वो अब और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहते। यूहाओ सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, अब मुझे सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई है। सनमून एम्पायर का अगला टारगेट डोलिंग एम्पायर है, इसलिए मैं और वूटोंग वहां जा रहे हैं। अगर रास्ते में हमें कोई भी सोल इंजीनियर लीजन मिली तो हम उन्हें वहीं क्रश कर देंगे। मैंने तीनों लीजन्स को वापस श्रेक सिटी बुला लिया है। अब आपको उन्हें शहर के डिफेंस के लिए सेट करना होगा। बेबई थोड़ा हैरान होकर पूछता है, लिटिल जूनियर ब्रदर, मैंने सुना है तुम अब एक टाइटल डोलुओ बन गए हो। यूहाओ एक स्माइल के साथ सिर हिलाता है। हाँ, मैं लकी था कि मेरा ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल रहा। आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं और वूटोंग साथ हैं, अगर हम दुश्मनों को हरा नहीं पाए तो भी हम सेफली रिट्रीट तो कर ही लेंगे। बेबई एग्री करता है, मुझे तुम दोनों की कभी कोई चिंता नहीं रही। मैं अकेडमी का सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम दोनों अकेले पढ़ सकते हो। क्या मैं सांची और बाकी लोगों को भी तुम्हारे साथ भेज दूं? यूहाओ कुछ देर सोचता है। अकेडमी अभी के लिए सेफ है, तो ठीक है, मैं उन्हें अपने साथ ले चलता हूं। क्या तुम लोग अभी निकल रहे हो? बेबई ने पूछा। यूहाओ सिर हिलाता है। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे यकीन है सनमून एम्पायर की ट्रूप्स पहले ही निकल चुकी होंगी। हम जितना जल्दी निकलेंगे, उन्हें रोकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। यूहाओ जूजी को बहुत अच्छे से समझता था। भले ही उसने अपना टारगेट बता दिया हो, लेकिन उसने पक्का अपना प्लान पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया होगा। डोलिंग एम्पायर की एलीट ट्रूप्स के वहां से निकलते ही सनमून एम्पायर ने पक्का किसी दूसरे रास्ते से उनके अंदर घुसपैठ शुरू कर दी होगी। बेबई पूछता है, तुम अपने साथ किस किस को लेकर जा रहे हो? यूहाओ तुरंत डिसाइड करता है। थर्ड सीनियर ब्रदर अब्सु सांशी, फोर्थ सीनियर सिस्टर जैंग नान, ब्रदर जिक्यू, ये गुई और नान चूचू। अगर हम ज्यादा लोग लेकर गए तो हमारा सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा। मुझे सेकंड ब्रदर हेटाओ को यहीं छोड़ना होगा ताकि वो टीचर श्रान की सोल टूल्स में मदद कर सके। और क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं तो फिफ्थ सिस्टर शाओ शाओ को भी यहीं रुकना चाहिए। उन्हें अलग करना सही नहीं होगा। प्लान सेट होते ही यूहाओ 15 मिनट में सबको रेडी कर लेता है। वूटोंग के आने के बाद यूहाओ सबको उड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि वो अपना स्पेक्ट्रल गेट खोलता है और सबको अपने डेमी प्लेन के अंदर भेज देता है। इससे बाकी सब आराम से कल्टिवेट कर सकते थे और अपनी बेस्ट फॉर्म में रह सकते थे, जबकि यूहाओ अकेले फुल स्पीड में उड़ सकता था। बेबई को गुड बाय बोलकर यूहाओ सीधा आसमान में छलांग लगाता है और डोलिंग एम्पायर की तरफ फुल स्पीड में उड़ पड़ता है। हवा में जाते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है। अब उड़ने में उसकी रत्ती भर भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही थी। वो हवा में उड़ते हुए ही कल्टिवेट कर रहा था और स्पेस के बारे में अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब यूहाओ के दिमाग में डोलिंग एम्पायर का पूरा नक्शा छपा हुआ था। वो अल्टीमेट सोल्जर के तौर पर एनालाइज कर रहा था कि आखिर सनमून एम्पायर कहाँ हमला करेगा। श्रेक के पास वाला शहर तो बिल्कुल सेफ था, क्योंकि वहां डोलिंग की ट्रूप्स मिल सकती थीं। यूहाओ का 190 आईक्यू दिमाग कहता है कि वो पक्का श्रेक सिटी से सबसे दूर वाले हिस्से पर हमला करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डोलिंग एम्पायर बहुत विशाल था। अब यूहाओ को कोई डिसीजन लेने से पहले पक्की इंटेलिजेंस यानी कि खबर निकालनी होगी। हमारा यूहाओ हवा में फुल स्पीड से उड़ रहा है। भले ही सेकंड सोल कोर मिलने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर एक इनॉर्मस एरिया को कवर कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट थी। वो चाहकर भी इतने कम टाइम में किसी देश के पूरे बॉर्डर को स्कैन नहीं कर सकता था। हवा में उड़ते हुए यूहाओ की नजरें एक पल के लिए ग्रेट स्टार 2 फॉरेस्ट की तरफ जाती हैं। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या डी तियान ने उन खूंखार ईविल सोल मास्टर्स को हरा दिया होगा। और गाइस, सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यूहाओ डेज से चाहता था कि इस फाइट में बीस्ट गॉड की ही जीत हो। अब आप सोचोगे कि डी तियान तो यूहाओ का दुश्मन है, फिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि भाई डी तियान चाहे जो हो, एटलीस्ट इसके अकॉर्डिंग हमारी यूहाओ की जान बच तो जाती है। भी हो, वो जो कुछ भी करता है अपने जंगल और बीस्ट्स की भलाई के लिए करता है, लेकिन वो ईविल सोल मास्टर्स, वो तो प्योर कचरा यानी प्योर ईविल है। उनका कोई उसूल नहीं है, वो बस बेगुनाहों की जान लेते हैं। यूहाओ को बहुत सुकून मिलता अगर DTN उन ईविल मास्टर्स को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता।
उड़ते उड़ते यूहाओ का दिमाग वापस जूजी के उस खौफनाक ऑफर पर चला जाता है। अगर मैं डोलिंग एम्पायर को बचा लेता हूं तो मुझे सच में जूजी के उस प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए। यूहाओ मन ही मन कैलकुलेट कर रहा था कि शूतियान रान की मौत के बदले 10 साल की शांति लिटरली एक बहुत ही तगड़ी डील है। आज के टाइम में सन मून एम्पायर की आर्मी इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुकी है कि कोई भी सिंगल एम्पायर उनके सामने टिक ही नहीं सकता। यूहाओ को यह भी समझ आ रहा था कि जूजी ने श्रेक सिटी के बाहर अपना कैंप क्यों लगाया था। उसे अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी। अगर वो सच में हमला करती तो दोनों तरफ से लाशों के पहाड़ लग जाते। शायद जूजी सच बोल रही थी कि वो इस वॉर में कैजुअल्टीज को कम से कम रखना चाहती है। लेकिन भाई जूजी के बारे में सोचते ही यूहाओ के सिर में भयंकर दर्द होने लगता है। वो बंदी अब इतनी ज्यादा खौफनाक और मास्टरमाइंड कमांडर बन चुकी थी कि यूहाओ उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। वो अब उसकी वो प्यारी सीनियर सिस्टर नहीं रही थी। चूंकि श्रेक एकेडमी तीनों एम्पायर्स के एकदम बीच यानी इंटरसेक्शन में है, इसलिए यूहाओ पलक झपकते ही डोलिंग एम्पायर की बाउंड्री में एंटर कर जाता है। और वहां पहुंचते ही उसे जो नज़ारा दिखता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नीचे जमीन पर डोलिंग एम्पायर की एलीट ट्रूप्स का एक अंतहीन समंदर चला आ रहा था। वो लोग श्रेक सिटी की मदद करने के लिए जा रहे थे और उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे होराइजन तक फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी कोई लिमिट ही ना हो। यूहाओ को बहुत अच्छे से पता था कि वो इन लाखों लोगों को श्रेक सिटी जाने से नहीं रोक सकता। इसलिए वो हार मानकर एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में डोलिंग एम्पायर के नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ मुड़ जाता है। उसे यकीन था कि अगर वो इस तरफ जाएगा तो उसे सन मून एम्पायर की उस सीक्रेट घुसपैठ के निशान पक्का मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब सीन शिफ्ट होता है सन मून एम्पायर के मेन मिलिट्री कैंप में। और गाइस, यहां जूजी का 200 IQ वाला साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। रात के अंधेरे में कमांडर टेंट से कुछ सीक्रेट ऑर्डर्स पास होते हैं। कैंप के दोनों तरफ जो सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज थे वो अचानक से अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। वो मेन कैंप से निकलकर धीरे धीरे 5 किलोमीटर्स आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर अपना सेटअप दोबारा खड़ा कर लेते हैं। इसके बाद 2 और यूनिट्स आगे बढ़ती हैं। सुबह होते होते मेन कैंप के बाहर लिटरली 12 सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज पूरी तरह से रेडी हो चुके थे और इसके बाद पूरी की पूरी सन मून आर्मी 5 किलोमीटर्स आगे खिसक जाती है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 5 किलोमीटर आगे बढ़ने से क्या ही उखड़ जाएगा। भाई साहब, इस 5 किलोमीटर के मूवमेंट का मतलब था कि अब सन मून आर्मी श्रेक एकेडमी से सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर्स दूर थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने ये मूवमेंट बिना किसी वार्निंग और बिना कोई अग्रेशन दिखाए की थी। उनकी इस खामोशी ने पूरी की पूरी श्रेक सिटी की हवा टाइट कर दी थी। श्रेक सिटी के अंदर टेंशन का माहौल लिटरली अपने पीक पर था। सिटी डिफेंस आर्मी पहले ही दीवारों पर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। यूहाओ ने जो 300 लीजेंस छोड़ी थीं, उन्हें तुरंत नॉर्थ गेट पर डिप्लॉय कर दिया गया था। उन्होंने सन मून एम्पायर से लूटे गए हैवी वेपन्स और सप्लाईज को सेट करना शुरू कर दिया था। इसी बीच स्टारलो और डोलिंग एम्पायर की पहली रीइंफोर्समेंट भी सिटी में एंटर कर चुकी थी। और सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने अपनी आर्मी का पूरा कंट्रोल श्रेक एकेडमी के हाथों में दे दिया था। गाइज, ये मोमेंट लिटरली हिस्ट्री रिपीट होने जैसा था। ठीक 4000 साल पहले जब सन मून कॉन्टिनेंट ने पहली बार हमला किया था, तब भी श्रेक एकेडमी ने ही पूरे कॉन्टिनेंट को लीड किया था और उन्हें हराकर अपने डोलुआ कॉन्टिनेंट का हिस्सा बना लिया था। आज 4000 साल बाद वही नज़ारा फिर से सामने था। डोलिंग और स्टारलो दोनों एम्पायर्स यही उम्मीद कर रहे थे कि श्रेक एक बार फिर से वो चमत्कार दोहराएगा और इस सबसे बड़े दुश्मन को धूल चटाएगा। लेकिन भाई, बाहर तो कुछ और ही गेम चल रहा था। सन मून एम्पायर ने कोई हमला नहीं किया। 5 किलोमीटर्स आगे बढ़ने के बाद वो एकदम शांत बैठ गए। उन्होंने अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी टुकड़ी तक नहीं भेजी। लेकिन इस खामोशी का जो प्रेशर था वो किसी भी हमले से ज्यादा डरावना था, क्योंकि 45 किलोमीटर्स की इस रेंज से सन मून के सबसे खतरनाक स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स सीधा श्रेक सिटी के एकदम बीचों बीच गिर सकते थे। अब ऐसे में श्रेक सिटी हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती थी। अगली दोपहर तक एल्डर ख्वैन और सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स को पता चलता है कि यूहाओ सिटी में नहीं है। लेकिन गनीमत ये थी कि वो जाते जाते 3 खतरनाक सोल लीजेंस छोड़कर गया था।
एल्डर ख्वैन को यू हाओ की बहुत फिक्र थी और वो उसकी रेप्यूटेशन खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे झूठ बोल दिया कि उन्होंने ही यू हाओ को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा है। सच कहूं तो एल्डर ख्वैन दिल से चाहते थे कि यू हाओ की वो एनालिसिस सही निकले कि जूजी हमला नहीं करेगी, लेकिन भाई श्रेक सिटी की किस्मत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। जूजी के दिए हुए 10 दिन के डेडलाइन में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। श्रेक सिटी का माहौल इतना टेंस था मानो कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ श्रेक सिटी पैनिक से कांप रही थी और दूसरी तरफ जूजी अपने टेंट में एकदम चिल मारते हुए बर्ड्स नेस्ट पॉरेज पी रही थी। उसे दुनिया की कोई टेंशन नहीं थी, मानो वो कल वाली बात भूल चुकी हो। ऑब्वियसली उसे पूरा यकीन था कि यू हाओ उसका प्लान जानने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि जो सोल इंजीनियर लीजेंड्स डोलिंग एम्पायर पर हमला करने वाली थीं वो बहुत पहले ही वहां से निकल चुकी थीं। अब ऑपरेशन शुरू होने वाला था और यू हाओ चाहकर भी उन्हें टाइम पर नहीं रोक सकता था। और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मूव ये था कि 5 किलोमीटर आर्मी आगे बढ़ाकर जूजी ने मेक श्योर कर दिया कि श्रेक सिटी वाले यू हाओ की बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। जूजी अपनी पॉरेज पीते हुए मन ही मन सोच रही थी, यू हाओ तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले इस एब्सोल्यूट पावर के सामने क्या ही कर लोगे? लेकिन सच कहूं तो तुम बिल्कुल वैसे ही लड़के हो जैसे मुझे पसंद है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ 20 साल की उम्र में इतनी खतरनाक पावर। काश फ्यूचर में तुम और मैं मिलकर इस सन मून एम्पायर पर एक साथ राज कर पाते। इसके बाद जूजी कल्टिवेट करने बैठ जाती है और उसके चेहरे पर एक माँ वाला सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। वो अपने बेटे युनहान को याद कर रही थी, एक तरफ इतनी खौफनाक कमांडर और दूसरी तरफ एक तड़पती हुई माँ। शाम होते होते यू हाओ ने डोलिंग एम्पायर का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा छान मारा था। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की वजह से ही वो इतनी जल्दी ये स्काउटिंग पूरी कर पाया था। लेकिन भाई साहब उसे रत्ती भर भी कोई इंटेलिजेंस नहीं मिली थी। वहां बैटल या घुसपैठ का नामो निशान नहीं था। डोलिंग एम्पायर के बॉर्डर्स एकदम सेफ और कड़क थे। वहां लिटरली 3 लाख सैनिक तैनात थे और हर तरफ सर्विलियंस सोल टूल्स लगे हुए थे। भले ही उनके वेपन सन मून जितने एडवांस नहीं थे, लेकिन वो पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। असल में डोलिंग एम्पायर को थेविनली सोल के होने का बहुत बड़ा फायदा मिला था। थेविनली सोल ने एक नेचुरल बैरियर या यूं कहूं तो मीट शील्ड का काम किया था, जिसकी वजह से डोलिंग एम्पायर को पिछले कुछ सालों में बिना किसी जंग के खुद को डेवलप करने का पूरा टाइम मिल गया था। उड़ते उड़ते यू हाओ लिटरली डोलिंग के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका था। अगर वो इससे 1 इंच भी आगे जाता तो वो सीधा एक्सट्रीम नॉर्थ आइस फील्ड के अंदर घुस जाता। और यू हाओ को बहुत अच्छे से पता था कि सन मून एम्पायर के लौंडे चाहे जितने भी ओवर कॉन्फिडेंट हों, वो कभी भी एक्सट्रीम नॉर्थ आइस फील्ड के उस जानलेवा बर्फीले इलाके से हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन भाई अगर ऐसा है तो सन मून की आर्मी गई कहां? पूरे रास्ते उसे एक भी सैनिक नहीं दिखा। ये तो इम्पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जूजी ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया? जैसे ही ये ख्याल यू हाओ के दिमाग में आता है, उसकी लिटरली हवा टाइट हो जाती है। वो बुरी तरह पैनिक करने लगता है। अगर जूजी ने मुझे ट्रिक किया है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। मैं चाहकर भी नहीं पता लगा सकता कि उसकी ट्रूप्स कहाँ गई हैं। और क्या होगा अगर वो इसी वक्त श्रेक सिटी पर हमला कर दे? इन डरावने ख्यालों के आते ही यू हाओ का पहला इंस्टिंक्ट था कि वो तुरंत श्रेक सिटी वापस भाग जाए, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत किया। वो हवा में रुकता है और धीरे से जमीन पर लैंड करके पैर मोड़कर बैठ जाता है। उसने अपने दिमाग को शांत किया और जूजी के फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को याद करने लगा। उसका 200 IQ दिमाग उसे बता रहा था कि वो बंदी झूठ नहीं बोल रही थी। सारे सिग्नल्स यही बता रहे थे कि उसका असली टारगेट डोलिंग ही है। लेकिन अगर ये सच है तो उसकी आर्मी हवा में गायब कैसे हो गई? यू हाओ ने डिसाइड किया कि वो अब जूजी के पर्सपेक्टिव से सोचेगा। बिग ब्रेन टाइम। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? जब मेरी मेन आर्मी श्रेक सिटी के बाहर खड़ी है और डोलिंग की एलीट ट्रूप्स अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं, तो मैं डोलिंग पर किस तरह का हमला करूंगा जो उनके लिए सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो? यू हाओ कैलकुलेट करता है कि जूजी बहुत ज्यादा ट्रूप्स नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उसे फ्रंट लाइन का प्रेशर बनाए रखना था। इसका मतलब था कि जूजी ने सिर्फ और सिर्फ सोल इंजीनियर लीजेंड्स को ही भेजा था। हर लीजन में सिर्फ कुछ 100 लोग होते हैं, जिन्हें लाखों की आर्मी के बीच से बिना किसी शक के आसानी से निकाला जा सकता है। अगर फायर पावर चाहिए तो उसने पक्का 2 या 3 लीजन्स भेजी होंगी। लेकिन सवाल वही था, वो बॉर्डर पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? डोलिंग की डिफेंस लाइन एकदम इंटैक्ट क्यों है? और इसी भयंकर सस्पेंस के बीच ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, क्या ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुका है ये वॉर आर्क। जूजी ने अपनी इनविजिबल आर्मी को आखिर कहां छुपा रखा है?
क्या यू हाओ उसके इस 200 IQ वाले चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या डोलिंग एम्पायर हमेशा के लिए राख में बदल जाएगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।